नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल सरकारी नौकरी में हो रही हायरिंग पर चल रही सियासी फायरिंग को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने 24 मंत्रालयों में 45 पदों पर लेटरल नियुक्ति के लिए भर्तियां निकाली हैं। लेटरल नियुक्ति मतलब ऐसी भर्ती होती है जिसमें स्थापित प्रक्रिया के अलावा साइट से नौकरी दी जाती है। हालांकि ये नौकरी भी संघ लोक सेवा आयोग के मानकों और पद की योग्यताओं के आधार पर ही मिलती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि लेटरल भर्ती करके केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये विज्ञापन 1-1, 2-2 पदों के लिए निकलते हैं और इन पर 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती है। इसीलिए इनके ऊपर आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं हो पाते, क्योंकि सरकारी विभागों में आरक्षित पद तभी हो सकता है जब कम से कम 4 पदों के लिए नियुक्ति हो। विपक्ष का आरोप है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार अपनी विचारधारा से मिलते जुलते लोगों को संयुक्त सचिव जैसे पद पर बिठा देती है, जो कई बार नीति निर्धारकों की भूमिका भी निभाते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 2018 के बाद से अब तक 63 पदों पर सरकार ने लेटरल भर्ती की है। इसको लेकर देश की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर कैसे जारी हैं। सरकार का अपना दावा है, विपक्ष सवाल तीखे कर रहा है। कई मुद्दों को लेकर हम भी दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज दिन भर इस मुद्दे पर कैसे देश की सियासत गरमाई हुई है उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों के अंदर 45 अफसरों के पद पर बहाली का विज्ञापन इन दिनों सियासी अखाड़े का हथियार बना हुआ है, क्योंकि ये भर्तियां सामान्य भर्तियों की तरह नहीं, साइड से एंट्री, बोले तो लेटरल एंट्री की तरह हो रही हैं। लिहाजा आरक्षण के नाम की चल रही सियासत में सवाल संविधान वाला उठने लगा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। विपक्षी दल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल में मोदी सरकार ने पब्लिक सेक्टर में हिस्सेदारी बेचकर 5 लाख से ज्यादा पद खत्म कर दिए। इसमें SC/ST, OBC के 1,30,000 पद खत्म हो गए। ठेके पर भर्तियों में 91% इजाफा हो गया। राहुल कहते हैं कि सरकार UPSC की जगह संघ से भर्तियां कर रही है। तेजस्वी कहते हैं कि 90% आबादी का हक छीना जा रहा है। और इन आरोपों की झड़ी लगी है संघ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए एक विज्ञापन के बाद, जिसमें UPSC ने विज्ञापन संख्या 54/2024 के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लेटरल नियुक्ति के लिए भर्तियां निकाली। इसमें संयुक्त सचिव के 10 पदों के अलावा उप सचिव और निदेशकों के 35 पद पर बहाली होनी है। ये भर्तियां कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जानी है। ये वैसे पद हैं जिनके ऊपर बहाली के लिए देश में संघ लोक सेवा आयोग नाम की संस्था सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं आयोजित कराती है और उस पद पर कई वर्षों की नौकरी के बाद अधिकारी संयुक्त सचिव जैसे पद पर पहुंचता है। आरक्षण और विवाद सिर्फ आरक्षण का है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जिन पदों पर UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चयन के बाद बहाली हुआ करती थी, वहाँ लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण के नियमों की अनदेखी की जा रही है। लोगों के मन में संशय है कि आप सीधे सीधे आप पिछले दरवाजे से संघ के लोगों को घुसा रहे हो, उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि आप जिस तरीके से पिछले दरवाजे से आरक्षण पर हमला कर रहे हो, संविधान पर हमला कर रहे हो, यही बात हम चुनाव के वक्त राहुल जी, खड़गे साहब, लगातार अखिलेश यादव जी सब बोलते चले आए कि ये संविधान बदलने की फिराक में है। ये पहला कदम उसी दिशा में है। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है।
अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पदों पर दूसरे दरवाजे से बहाली के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा बनाया है और 2 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दूसरी तरफ दलित और आरक्षण के नाम पर चल रही सियासत में बीजेपी के सहयोगी दल भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की ओर से संविधान और आरक्षण के नाम पर सुलगाई जा रही नई सियासत के मुकाबले बीजेपी की ओर से दलील दी जा रही है कि केंद्र सरकार के विभागों में लैटरल एंट्री का प्रावधान दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही हो रहा है और ये सिफारिश यूपीए के जमाने में 2005 में ही की गई थी। बीजेपी का दावा है कि लैटरल बहालियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है। इसके लिए बीजेपी 2016 और 2019 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2 मेमोरेंडम और 2020 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के 1 मेमोरेंडम का हवाला दे रही है, जबकि मौजूदा सियासत जिस विज्ञापन को लेकर शुरू हुई है उसमें दिव्यांग तो अहर्ता रखते हैं, लेकिन आरक्षण का कोई प्रावधान उसमें नहीं है, क्योंकि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत देश में 2 तरह से पद आरक्षित किए जाते हैं। जिन संस्थानों में पदों की संख्या 2 से 13 होती है वहां 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू किया जाता है। जहां पदों की संख्या 14 से अधिक होती है वहां 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऐसी भर्तियां करके अपनी विचारधारा वाले लोगों को अहम पदों पर बिठा रही है और ये सिलसिला 2018 से ही शुरू हुआ है। आरोपों के मुताबिक जून 2018 में पहली बार संयुक्त सचिव स्तर के 10 पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2021 में 31 पदों पर लैटरल एंट्री से बहाली हुई। इसमें 3 पॉइंट सेक्रेटरी, 19 डायरेक्टर, 9 डिप्टी डायरेक्टर थे। फिर जून 2023 में 17 पदों पर वैसी ही बहाली हुई, जिसमें 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 14 डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी थी। अब तक कुल 63 बहालियां लैटरल एंट्री के जरिए हो चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर जब 45 पदों पर भर्तियां निकली तो विपक्ष को संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाने का मौका मिल गया है। आज तक ब्यूरो। इससे जुड़े हुए जब तमाम कागजात हमने निकलवाए तो उसमें निकलकर ये सामने आया है लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसमें आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं है, इस मुद्दे को लेकर भी आगे बढ़ेंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के आप सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी लीडर जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में कंचन यादव स्पोक्स पर्सन आरजेडी की भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अमिताभ सिन्हा जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी के समर्थक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्टूडियो में आ चुके हैं संगीत रागी जी, इसलिए आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब राहुल गांधी की ओर से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, वो संविधान का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करने की दिशा में लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है सरकार, लेटरल एंट्री करवा के अपने लोगों को, खासतौर से आरएसएस के लोगों की भर्ती इसमें की जाती है। क्या है इस पर जवाब? चित्रा जी, उसमें आरएसएस जैसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज के दिन में ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता पड़ गई है। जिस तरह से जो स्टेट है वो टेक्नो मैनेजरियल स्टेट हो गया है, उसमें आपको विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। जो आज आप देख रहे हैं कि यूपीएससी से क्वालिफाई होकर के जाते हैं वो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आता है, हिस्ट्री बैकग्राउंड से आता है। तो वैसे लोग जो हैं वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो उनमें कई बार ऐसा देखा गया है कि आज जिस प्रकार से आपको विशेष कौशल की आवश्यकता है वो कौशल उनमें नहीं है। यही कारण है कि सरकार ने कहा, और दुनिया के कई देशों में होता है, भारत में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप कॉरपोरेट से, इंडस्ट्री से, अन्य जगहों से जहां विशेषज्ञता हासिल है उन लोगों को आप ब्यूरोक्रेसी में लेकर के आए, तब अच्छी नीतियां भी बनेंगी, उनका कार्यान्वयन भी बनेगा।
दूसरी बात, ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ही बनाया गया था। और मजेदार बात है कि ये 2005 में आया था, कांग्रेस पार्टी उस समय सरकार में थी, बीरप्पा मोइली उसको देख रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीजें आई। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि देखिए इसमें आरक्षण है। दुर्भाग्य इस देश का है कि सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था जो है वो आरक्षण के खांचे में डाल करके जब आप विश्लेषण करना शुरू कर देंगे तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। ये आप नहीं देख रहे हैं कि उसमें कोई ये तो नहीं कहा गया है कि कल जाकर के यदि SC ST और किसी अन्य कम्युनिटी से यदि कोई वहां पर अप्लाई करता है तो उसे उसमें मिलेगा नहीं। ये तो नहीं कहा गया है कि यदि OBC कैटेगरी से वो अप्लाई करता है तो वो कोई डॉक्टर अप्लाई करता है या कोई कॉर्पोरेट का व्यक्ति जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है वो यदि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करता है तो उसमें नहीं होगा। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं 63 जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें भी सारे लोग जो अनारक्षित वर्ग से नहीं अपॉइंटमेंट हुए हैं। राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को यह जान लेना चाहिए, अपनी ही उन्हीं का ये दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आगे बढ़ाती है और सारे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, कहीं पर कार्य कुशलता के बारे में। आशुतोष वर्मा जी, हर मुद्दे पर राजनीति क्या विपक्ष कर रहा है, जो सवाल यहां से संगीत रागी ने पूछे हैं और मेरे पास जो इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर जो सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं, इसका जिक्र करते हुए, यहां पर डेपुटेशन पर नियुक्ति होती है और उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं है। इन पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था लेटरल एंट्री को डेपुटेशन के करीब माना जा सकता है, जहां पर SC ST OBC के लिए अनिवार्य आरक्षण आवश्यक नहीं है। और अगर कोई भी इनसे जुड़ा हुआ उम्मीदवार लेटरल एंट्री के लिए आवेदन करता है तो वो जरूरी योग्यताएं पूरी करते हैं तो फिर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। अब इसको पढ़ तो लें। अब जैसा कि ये जिक्र कर रहे हैं, कानून मंत्री भी रहे हैं वीरप्पा मोइली, इतने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में जो जांच, जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उसके आधार पर सरकार अगर इसको लेकर आगे बढ़ रही है तो उसमें भी राजनीति करना जरूरी है क्या? जब इसमें है ही नहीं डेपुटेशन में आरक्षण की व्यवस्था, तो कहां से लेकर आकर देगी सरकार? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद। चित्रा जी, देखिए परेशानी ये है कि जब आरक्षण की बात आती है तो लोग सवाल और इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि आरक्षण कभी भी इस तरीके से नहीं होता है कि आपको कोई कम योग्यता वाले लोग मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी शुरुआती दौड़ जो जहां से हुई है उसके अगर मद्देनजर देखें तो हर समय वो लोगों से आगे रहे। और ऐसा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने पहले भी सिद्ध किया है कि वो 1 नंबर आगे ही रहे हैं बिना आरक्षण वालों के लिए। तो ये कभी आंका ना जाए कि आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं दिया है। किसने आंका है ऐसा? नहीं, कई लोग जैसे संगीत रागी जब आरक्षण है ही नहीं। बताइए किसने आंका है आशुतोष जी? कई लोग तो एक जनरल कमेंट हो गया ना। नहीं देखिए, तो क्यों नहीं व्यवस्था की गई सरकार? सरकार ने अगर लेटरल एंट्री की व्यवस्था करी है तो उसको क्या सोच के किया है? क्या या तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, जो क्वालिफायर हैं, वो इस लायक नहीं वो समझते हैं, या सरकार खुद चाहती है कि कुछ अपने या संघ से रिलेटेड लोग जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो वो वहां पे आए? और ये तो संविधान के लिए सीधे सीधे खतरा है ना कि जिस प्रकार से संघ के लोग वहां पे धीरे धीरे आएंगे, 3 साल के डेपुटेशन पे रहेंगे, पॉलिसीज चेंज करेंगे, और वो सेक्रेटरी लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे ही पॉलिसीज का जो है क्रियान्वयन होता है। अगर वहां पर किसी बैंक के सीईओज हैं, किसी कंपनी के पुराने सीईओज हैं और आके सरकार में आ रहे हैं, तो इसका मतलब विधायिका का कोई काम नहीं रह गया। इसका मतलब हमारे एमपी होती है, 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। कोई बहुत अच्छा काम कर लिया तो फिर कुल मिलाकर 5 साल के लिए उसका होता है, 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। आशुतोष वर्मा जी, 3 साल की पहली नियुक्ति एक्सटेंडेबल अप टू 2 इयर्स, 5 इयर्स हो गया। 5 साल में देश में, तो 5 साल में देश की जो पॉलिसीज क्रियान्वयन करने के लिए हम किसी संघ के बैठे हुए व्यक्ति को या बैकग्राउंड को लेके, किसी कंपनी के बैठे हुए व्यक्ति को बैकग्राउंड को लेके हम दे देंगे देश को अपने हाथ में। इसका मतलब आप सिविल सर्विसेज को कम आंक रहे हैं, आप अपने सिविल एस्पिरेंट्स को कम आंक रहे हैं। जब आपके पास सुविधा है आप उनको क्यों नहीं ट्रेन करते? और ये क्या बेतुका है कि भाई कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, कोई फलाने बैकग्राउंड से। जब सिविल सर्विसेज के लोग आते हैं, जब अपने अपने आते हैं, तो उनकी आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं कि आपको डीओपीटी में रखना है, आपको माइनिंग्स में रखना है, आपको फलाने में रखना है। लेकिन एक्चुअल में उद्देश्य दूसरा है।
चित्रा जी, उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरे कार्बोनेचर को किस तरीके से जकड़ लिया जाए और एक दिन ऐसा आ जाए कि जब हम हमारे ही व्यक्ति वहां पर हो तो पॉलिसी मेकिंग, आप पॉलिसी लोग तरीके, अपने व्यक्ति हर को चीज हम अपने संगीत हिसाब रागी से जी, करेंगे। उनका आरोप है कि वहां पर बिठाना चाहते हैं, इस वजह से ये सारी की सारी व्यवस्था करके रखी गई है। चित्रा जी, आज के दिन में भारत सरकार में 90% मंत्री ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है और वे संघ बैकग्राउंड से हैं। प्रधानमंत्री स्वयं संघ के प्रचारक रह चुके हैं। जितने भी मंत्री हैं, जितने वरिष्ठ आप काउंटिंग कर लीजिए, कुछ एक को छोड़ करके, जैसे आपने देखा विदेश मंत्रालय किसको दिया गया, विदेश मंत्रालय जयशंकर को इसीलिए लाया गया। और आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी मंत्रालय होते हैं वे हमेशा एक्सपर्ट लोगों को दिए जाते हैं, किसी जर्नलिस्ट को नहीं है। यदि कोई फॉरेन सेक्रेटरी हुआ तो किसी प्रोफेसर को जो फॉरेन मिनिस्ट्री को डील कर रहा है या उस ढंग के लाया जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसे ही लोगों को दिया जाता है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है विशेषज्ञ और सामान्य, ये दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, आज नहीं, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, उसी समय से हुआ था, शुरुआत हुआ था। ये और बात है कि इसे लागू नहीं किया गया मित्र। अभी भी जो आप कह रहे हैं, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि किसी संघ को, व्यक्ति को वहां पर लाना चाहे तो उसको आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ये ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऐसे पद क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंतिम में निर्णय तो वही को लोग कर रहा है जो संघ परिवार से है या जिसकी संघ पृष्ठभूमि है। उससे आप क्या अंतर कर लेंगे, आप क्या परिवर्तन कर लेंगे? आशुतोष जी ये बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भी तो संघ पृष्ठभूमि रही है ना, तो बड़े पदों पर तो बैठे ही हैं वो लोग, निर्णय तो वही करते हैं, निर्णय तो वही कर रहे हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि हम चोरी ऐसे भी कर रहे हैं और वैसे भी करेंगे, आप क्या रोक लोगे? हम यही बता रहे हैं कि चोरी रोकने के तरीके रोकेंगे आपको। सरकार तो गिरी जाएगी, लेकिन जो आप खुलेआम बोल रहे हैं ना इस दम पे कि वहां भी संघ है और यहां भी संघ है, यही देश के लिए खतरा है। अगर देश में मोनोपोली चलेगी ना तो परेशानी यही है। और आप तो सीधे सीधे डैमेज कर रहे हो कि हम अंदर से लेके बाहर तक अपने ही आदमी रखेंगे। अब देखिए ये खुला सच है, आज देश में जितने भी वाइस चांसलर्स होंगे, जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स या सीईओ जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, कुछ पीएसयूज हैं, वो संघ की मर्जी से होते हैं। तो संघ को तो कहीं ना कहीं कैप्चर करना चाहता है और ये तो दुर्भाग्य है ना आशुतोष वर्मा जी। हम लोग तो पिछले 18-20 सालों से देख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ यूपी की ही बात करूं तो वहां पर सरकारें समय समय पर वाइस चांसलर की नियुक्ति अपने हिसाब से करती रही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ आरएसएस के लोगों को बिठाने की इनकी जो मंशा है इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा करेंगे तो इस पर इन्हीं को नुकसान होगा। कंचना यादव जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले आयोग ने जो वीरप्पा मोइली के उसमें अध्यक्षता में बनी थी, उसने लेटरल एंट्री को लेकर 5 बिंदुओं पर जोर दिया था, जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता, आयोग के अनुसार कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक सिविल सेवा के अधिकारियों में हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। आयोग ने इस कमी को पूरा करने के लिए ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र, शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेशेवरों की भर्ती की सिफारिश की गई थी। टैलेंट पूल का निर्माण, इसमें भी जोर दिया गया था। आयोग ने, ये वीरप्पा मोइली कांग्रेस पार्टी के नेता, ये अभी की सरकार ने नहीं, आयोग ने प्रोफेशनल के एक ऐसे टैलेंट पूल के निर्माण का प्रस्ताव रखा जिन्हें अल्पकालिक या संविदा के आधार पर सरकार में शामिल किया जा सकता है। इसका भी डिटेल है, मैं बाकी में नहीं जाऊंगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया, आयोग ने लेटरल एंट्री से नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया पर जोर दिया और उनके रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी स्थापित करने का भी सुझाव दिया था। फिर इसके आगे है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें विस्तार से जिक्र है, सिविल सेवाओं के लिए इंटीग्रेशन। तो इसमें पारदर्शिता तो है। कंचन यादव जी, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो व्यवस्था कंचना जी सरकार की ओर से की गई है, ये आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है और इसमें जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि SC ST या OBC के साथ अन्याय हो रहा है? कंचना जी, संगीत रागी जी की बातों में कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। मतलब अगर हम इसको कहें तो हमारे आम शब्दों में इसको दोगलई कहते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी खराब हो देश में अपने तो वो 2014 के पहले हुआ था, उसको ब्लेम कर दो। फिर ये कहते हैं कि हम तो यूपीए को
प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपीए का कोई प्रोग्राम इनके लिए अच्छा था नहीं कभी, और उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक और इन्होंने बात कही कि ये तो कमीशन नहीं, यूपीएससी कमीशन ने उसने रिकमेंड किया था। अगर ये कमीशन रिकमेंड किया था सर, तो कमीशन का चेयरपर्सन आजकल कौन पाया जा रहा है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोनी जी जो भी रिजाइन करके गए हैं, अभी रिजाइन करके गए हैं, और प्रदीप जोशी जी यूपीएससी के, सुन लीजिए आप, प्रदीप जोशी जी एनटीए के चेयरपर्सन, चाहे डीबीटी हो, आईएसआर हो, आईएसएमआर हो, सीएसआईआर हो, यूजीसी हो, कुछ भी हो, सबके चेयरपर्सन नियुक्त होते हैं कौन? जो शाखा से आते हैं और जिनका रूट हमेशा शाखा से रही हो। तो आप यहाँ पर ये मत बोलिए कि वहां पर स्पेशलिस्ट कोई जाते हैं। और अगर स्पेशलिस्ट की बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का परीक्षा जो होता है वो कोई भी लिख सकता है, वो चाहे सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। और हालांकि आपको भी ये पता है कि हर साल आजकल टॉप करने वाले बच्चे एक किसी न किसी स्पेशलिस्ट फील्ड से आते हैं। डॉक्टर टॉप कर रहे हैं, इंजीनियर टॉप कर रहे हैं, सोशल साइंस मैथ वाले टॉप कर रहे हैं। तो वहां पर तो हर एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब उनको ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। अगर आप नाकाम हो चुके हैं, सरकार नाकाम हो चुकी है और ट्रेनिंग नहीं करवा पा रही है और कह रही है हम स्पेशलिस्ट लेटरल एंट्री के माध्यम से भर रहे हैं और उसमें कोई आरक्षण नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि आप चाहे प्रायोरिटाइज करो सेक्टर्स को और चाहे आप लेटरल एंट्री करो, दोनों का माध्यम एक, दोनों का फाइनल एजेंडा एक ही है। फाइनल एजेंडा है कि किस तरह से आरक्षण को खत्म किया जाए। और इसमें मैं एक फिल्म का थोड़ा सा ट्विस्ट करके डायलॉग मानना चाहती हूँ आपके लिए संगीत रागी जी, कि चीते की चाल, बाज की नजर और बीजेपी के कार्य पे हम कभी संदेह नहीं किया करते। बीजेपी का कार्य जो है उसका एजेंडा ही है कि संविधान को कैसे कैसे खत्म किया जाए, आरक्षण को खत्म किया जाए और मनुस्मृति को ऐसे थोप दिया जाए, और जो वर्ण व्यवस्था वाली जो सिस्टम है पुराना एक कास्ट के डोमिनेंस का, उसको फिर से स्थापित किया जाए। ये जो पूरा प्रोसेस है उनका, ये पूरा जो एजेंडा है उनका, वही यहाँ पर सामने दिख रहा है। तो आप ये हमें नहीं समझाइए कि स्पेशलिस्ट कौन आ रहा है और कितने स्पेशलिस्ट आए। अगर आए भी तो पूजा खेड़कर कहां से आए? क्या वो भी स्पेशलिस्ट थी? आरक्षण घोटाला हुआ है पूरी तरह से यूपीएससी में, ऐसे ऐसे लोग भरे गए हैं आरक्षण का उपयोग करके, मिस उपयोग करके सर। और यूपी में तो छोड़ ही दीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण घोटाला में कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का आवाज निकलता है, कहते हैं कि ओबीसी के लिए हक की बात हुई। और इसके पहले आप कहाँ थे? आपके मुंह में दही जमी थी, टेप चिपका हुआ था आपके मुंह पर। इसके पहले आपको नहीं समझ में आया था कि जब योगी आदित्यनाथ जी ओबीसी छात्रों पर लाठी बरसवा रहे थे उत्तर प्रदेश में, घसीटवा रहे थे रोड पर, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है, खाया जा रहा है? आपको तब याद आया जब कोर्ट ने कह दिया। क्या 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 न्याय हो गया? इसके पहले आपको न्याय की नहीं सूझ रही थी। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी से जवाब ले लेती हूं। पूरा लाभ लपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी और यही उसका अंतिम एजेंडा है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस पर आप जवाब दीजिए। संगीत जी मैं आ रही हूँ, बाकी लोग भी बहुत इंतजार में हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, चिराग पासवान की ओर से भी ये जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की गई है। अब जेडीयू के नेता के तौर पर आप इनकी भी बातों पर जवाब दीजिए जो कंचना यादव ने आरोप लगाए हैं, और ये जो व्यवस्था बनाई गई है क्या ये सही है? देखिए चित्रा जी, इसमें कई गंभीर मसले शामिल हैं। एक तो सरकार को विशेषज्ञों की जरूरत हमेशा पड़ती रही है, और आरक्षण इस देश में सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक हथियार है। हमारी पार्टी आरक्षण की समर्थक रही है, उसको पास कराने में रही है, उसको बढ़ाने में रही है। जून 2019 में हमारे पार्टी के उस समय भी की प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी ने एक बात कही कि विशेषज्ञों की जरूरत है, आप वो करिए, लेकिन अगर संविधान में प्रदत्त कोई आरक्षण की व्यवस्था है उसको बाईपास करेंगे तो उसके काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट आएंगे। अब आते हैं कि क्या लेटरल एंट्री देश में अचानक कोई चांद से गिरा कबूतर तो है नहीं। मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, 1972 में उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसने दिया था? जो एनटीपीसी के फाउंडर थे डीवी कपूर साहब, उनको सेक्रेटरी एनर्जी किसने बनाया था? और जिस पार्टी की कंचना यादव प्रवक्ता हैं राजद, वो सरकार में शामिल थी, रघुराम राजन को ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट किसने ऑफर किया और कौन उसको उनसे कार्य करा रहा था? सैम पित्रोदा को इस देश में सचिव स्तर का पद, पहले संयुक्त सचिव स्तर का पद आखिर किसने दिया? नंदन नीलकानी को इस देश में स्पेशलिस्ट होने के नाते इस देश में आरक्षण की तमाम व्यवस्थाओं को धता बता करके किसने सेक्रेटरी स्तर का पद दिया? शास्त्री जी ने वर्गीस कुरियन को बनाया, और उस समय तो यूपीएससी इन पदों को नहीं निकाल रहा था, सीधे एंट्री हो रही थी, कैबिनेट कमेटी अप्रूव करती थी, उनको वो पद गिफ्ट में मिलता था, या वो लोग कौन थे पता नहीं। मैं मानता हूं ये तमाम नियुक्तियां स्पेशलिस्ट की थी,
सरकार एक ऐसी पसोपेश की स्थिति में होती है कि उसको चांद पर जाने के लिए वैज्ञानिक चाहिए और उसको उस स्तर पर एक स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर वो कहीं और कार्यरत है तो उसको वो लाना चाहेगी, उसके लिए गेट खुले होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं और इसको स्वीकार करता हूं कि संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको भी धीरे से आगे बढ़ाकर उस वर्ग से भी स्पेशलिस्ट लाइए, उसको डकारिए नहीं। ये बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए, इसमें इम्बैलेंस नहीं क्रिएट हो कि एक मैसेज चला जाए कि नहीं नहीं स्पेशलिस्ट तो आप नहीं बन सकते। क्योंकि इस स्थिति में, जिस देश में सामाजिक न्याय का एक संघर्ष रहा हो, जिस देश में हजारों सालों से कई जातियों को पिछड़ा करार दिया गया हो, अगर उसको बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकार उसमें कमिटेड है, लेकिन अगर इसमें भी अगर कर देते तो अच्छा मैसेज जाता। अब एक पॉइंट और बताऊंगा, इंदिरा गांधी जी ने आरवी सोधी को सेक्रेटरी स्तर का पद दिया था, तमाम सरकारों ने दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा कि लोकतंत्र एक सफल नियोजन के लिए व्यवस्था पूर्णतः नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट को लाने के लिए गेट खुला रखना पड़ेगा। सरकारें किसी की हों, देश आगे बढ़े, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति हो, इसमें कोई संशय नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था उसमें कायम हो तो इसका स्वागत किया जाएगा। अजय वर्मा जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूं। अमिताभ सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अजय वर्मा जी, उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान जो जो नियुक्तियां हुई हैं, कई ऐसे नाम बताए हैं कि किस आधार पर उनकी एंट्री करवाई गई थी, तो इसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं अजय वर्मा जी आप? क्योंकि ये अभी की नियुक्तियां मोदी सरकार के शासन में हो रही हैं, तो अपनी चीजों को ढक लिया जाए, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल और पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की, भाई बहन के पवित्र त्योहार की शुभकामनाएं अपनी तरफ से, राहुल जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशवासियों को देना चाहता हूं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, अभी मेरे काबिल मित्र एक सीडी लाए थे, वो पढ़ रहे थे पुरानी चीजों की। 2014 से पहले तो भारत आजाद ही नहीं था। देश के प्रधानमंत्री जब रक्षा में जाते हैं तो उन्होंने कहा था, मित्रों 2014 से पहले भारत हताशा और निराशा में जी रहा था, हताशा और निराशा में जी रहा था। तो जब हताशा और निराशा थी, कुछ थी नहीं, तो 14 से पहले की बात करनी तो बेमानी है। 14 से 24 के बीच में मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इसका कितना है, मनीष सोनी का तो आपने सुना ही था कि 4 साल पहले ही वो इस्तीफा देके चले गए, कारण कोई भी रहा हो, चाहे वो पूजा खेड़कर का रहा हो, किसी और का अगर जांच हो तो और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। एक भारत सरकार में है आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी को आपने कहा था ना 3 साल और 2 साल 5 साल। इस देश में कोई वैध और कोई और बड़े आदमी नहीं है, उनको 6 साल से 7 साल से लगातार आयुष सचिव का पद इसलिए दिया जा रहा है कि वो आरएसएस प्रिय हैं, वो मोदी जी प्रिय हैं, वो गृह मंत्री प्रिय हैं और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला आयुष के सेगमेंट में, आयुष के फील्ड में निकलेगा। अगर आप जांच कराएंगी तो पता चल जाएगा। ये लेटरल भर्ती पे थोड़ी बात कर लीजिए ना। अब आपकी सारी बातें सही हैं, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। अजय वर्मा जी, लेटरल भर्ती पर आज हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। रशिया में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उस पर उसी दिन बात हो गई थी। आप मेरी बात तो सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। लेटरल भर्ती में आप हमारे दर्शकों को वो नाम बताइए, जैसे कि आप मेरी बात सुने पहले, जैसे कि जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने कुछ स्पेसिफिक नामों का जिक्र किया। मैं चाहूंगी आप भी वो नाम बताइए कि जिनकी लेटरल भर्ती के जरिए एंट्री हुई है और वो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप जब वो नाम देश के सामने रखेंगे ना तो आपका पक्ष बहुत मजबूत होगा। देखिए मैंने राजेश, मैं आपको बता तो रहा हूं, पीयूष जो आयुष के सेक्रेटरी हैं, जो राजेश जी हैं, पूरे देश को देख लीजिए, जब राजस्थान से रहने वाले हैं और 7वें साल उनको स्पेशल 1 साल के लिए और बढ़ावा दिया गया है। जांच कराएं, उसकी जांच करके निकल जाएगी और उनके कार्यकलाप, उनके क्रियाकलाप और उनके टाइमिंग की भी जांच करा लें कि कितना बड़ा वहां वो निकलेगा। दूसरा मैं कह रहा हूं लेटर एंट्री पर ही कि ये ओबीसी के लोगों का, ये अनुसूचित जाति के लोगों का, अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लोगों का और ये अन्य गरीब वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों के ऊपर कुठाराघात है। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें आरक्षण की जरूरत नहीं है तो फिर एंट्री की जरूरत, भारत की 145 करोड़ की आबादी में 97 करोड़ वोटर हैं और ऐसा नहीं है अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो झोपड़ी में भी बहुत योग्य लोग मिल जाएंगे। अरे भैया, एक अजय के अलावा और एक जो नाम आपने बताया उसके अलावा दूसरा नाम बताइए। नाम भी तो बताते जाइए ना अजय वर्मा जी, और कौन कौन सा नाम है? आज यहीं पे संगीत रागी जी के सामने आप नाम तुरंत स्पष्ट कीजिए। ये बड़ा आरएसएस का समर्थन करते हैं, इनको बताइए कौन कौन से लोग हैं जिनकी लेटरल भर्ती के जरिए जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनको सरकार ने अपने सिर माथे पर बिठा के रखा। मैं तो जानता हूं जो वामपंथ और कांग्रेसी थे उनको आरएसएस लोगों ने 35 लोग जो आ जाएंगे, इसमें से भी ये तो बहुत लिबरल लोग हैं। देख लीजिए जो लोक संघ सेवा आयोग के चेयरमैन थे,
लोक संघ सेवा आयोग के जो चेयरमैन बनाए थे मनीष सोनी जी, उनका उठा के देख लीजिए, पीछे का गुजरात के रहने वाले हैं और उनका कनेक्शन क्या था। मैं दो बड़े महत्वपूर्ण नाम, छोटे छोटे नाम अगर मैं बताने लगा तो सारी डिबेट इसी पर खत्म हो जाएगी। हमारा संदेश आपके पास नाम, और आप ऐसे 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी का आप नाम बता दीजिए। अजय जी को बोल लेने दें। अजय जी नमस्कार कर रहा हूं, आप 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी का नाम बता दीजिए। आपके प्लीज मेरी सुन लीजिए समझदारी से, आप समझदारी से सुन लीजिए। रागी जी, मैं आपको व्हाट्सएप पर और चित्रा जी को पूरी लिस्ट भेज दूंगा। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, सारी डिबेट इसी खत्म हो जाएगी। जो हमारे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का और सोनिया गांधी के डॉक्टर, वकील और सब रिजर्व कैटेगरी से हैं, उन लोगों को दिया गया है राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के सीए, अपनी बात खत्म करें। कनेक्शन केवल ऊपर से कनेक्टेड है। सर, लेकिन जब मैंने इसके तमाम कागजात निकाले, महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आरएसएस से जुड़े हुए कितने लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। लेकिन जब इसके पेपर को हम उठाकर देखेंगे, जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो कागजात हमारे पास निकलकर सामने आए हैं, डेपुटेशन पर नियुक्ति के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी कोई निर्देश ही नहीं दिया गया था उस समय। उस समय तो यूपीए की सरकार थी ना महाराज। अजय वर्मा जी, वीरप्पा मोइली जी कितने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मैंने कितनी बार उनका इंटरव्यू किया। हाँ, मैं बता तो रहा हूं। वीरप्पन मोइली कांग्रेस के नेता थे, वीरप्पन मोइली की रिपोर्ट थी, वो उस वक्त की मांग की जरूरत थी। 2014 में भारत तो 21वीं सदी में पहुंच गया, 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, चाइना को हरा चुका है, अमेरिका पीछे कर दिया है। पुरानी बात करनी तो बेकार है, जवाहरलाल नेहरू के समय से आया है, उस समय पुरानी बात करनी तो बेकार है। 2014 के बाद के भारत की बात करिए, उसमें भी इस बात का जिक्र है। और एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके सीए, उनके डॉक्टर, उनके वकील, इन सब में भी रिजर्वेशन है क्या? वो किनको अपॉइंट करके रखते हैं? वहां काहे नहीं ले देते हैं? रिजर्वेशन क्यों नहीं अप्लाई कर देते हैं ये सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता? यार भाई, आखिर उनका भी तो चलता है, उन्हीं से तो चलता है, कर देते हैं ऐसा रिजर्वेशन। आप विदेश से सैम पिट्रोडा को ला करके आप वैज्ञानिक सलाहकार बना देते हैं, तब कोई सवाल है। विदेश से ला करके आप अध्यक्ष बना देते हैं मंत्रालय में। अरे भाई, विदेश से ला करके कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बना देती है, विदेश से ला करके साइंटिफिक एडवाइजर बना देती है। और भारत सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि भाई हम इसमें रिजर्व कैटेगरी के लोगों को यहाँ एंट्री ही नहीं दे रहे हैं, ये तो मना नहीं किया हुआ है। हम तो जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज में भी वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होते हैं, उसमें भी इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जो कोई भी है उसको लाया जाए। उसमें रिजर्व कैटेगरी कोई जरूरी नहीं है कि वो मेंशन ही करना हो, लेकिन कल जाकर के ओबीसी से कोई अच्छा व्यक्ति आता है, एससी कैटेगरी से अच्छा आता है, उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। जल्दी से अजय वर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, अमिताभ जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। आ रही हूँ कंचना जी, उसकी बात मैं कहना चाहता हूँ रागी जी, एक मिनट। आपके यहाँ योग्यता का पैमाना किसी की योग्यता नहीं है, उसकी योग्यता या तो भागवत जी के नजदीक है, या मोदी जी के नजदीक है, या अमित शाह जी के नजदीक है। बस केवल ये योग्यता है आपके यहाँ, बहुत सीरियस डिबेट लेकर बैठे हुए हैं, सिर्फ आरोपों के आधार पर डिबेट लेकर नहीं बैठे हुए हैं, बहुत सीरियस डिबेट चल रही है। अमिताभ सिन्हा जी, सीधे आपके पास आते हुए। अमिताभ जी, लेकिन एक परसेप्शन तो बन रहा है ना, अगर उस परसेप्शन को तोड़ने का काम आप लोगों की ओर से नहीं किया गया, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, आप लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भैया आरक्षण के मामले पर ये लोग ज्यादा सीटें पा गए क्योंकि भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन इसको लेकर भी अमिताभ सिन्हा जी एक परसेप्शन बन रहा है ना कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जगह कहां पर है डेपुटेशन में? चित्रा जी, मैं इसमें थोड़ा सा जो इसका तकनीकी पक्ष है, जो इसका लीगल एस्पेक्ट है, मैं उसके शुरू करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ एक विधिक विद्यार्थी के नाते। देखिए, ये इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का जो संविधान इस पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में आया। पता नहीं इतने भी जो लोग हैं जो संविधान के लिए इस कसम खा रहे थे, एक बार भी संविधान की चर्चा इन जितने भी ये लोग हैं यहाँ पर उपस्थित किसी ने नहीं की। संविधान की धारा 309 कहती है कि केंद्रीय सरकार में अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी जो है वो केंद्रीय सरकार के पास है, और वो केंद्रीय सरकार उसको एक सिस्टम के तहत उसका अपॉइंटमेंट करती है। अब इसमें 2 साल की बात मैं करना चाहूंगा, एक 2005 की, एक 1966 की। दोनों में जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनी मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, और फिर वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में बनी 2005 में,
दोनों में जब इस तरह की लैटरल एंट्री की बात हुई तो उसका कारण यही बताया गया, जो आज भी ये वास्तविक है। ऐसा नहीं है कि सभी जो पुराने नेता थे, मोरारजी देसाई या बुरप्पा मोइली, ये सब मूर्ख थे। उन्होंने भी एक समय में कुछ अच्छी चीजें करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो सारे के सारे एक जनरलाइज्ड एक्सपर्टीज रखते हैं, यानी वो जैक ऑफ ऑल हैं। बट यदि एक्सपर्ट ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए किसी को कोई जरूरत है तो उसके लिए वो एक लैटरल एंट्री की जरूरत है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेके आए। और रिजर्वेशन की जहां तक ये लोग बात कर रहे हैं हर जगह, जैसे संविधान के लिए उन्होंने हुआ खड़ा किया, ये मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ। अभी एक शायद समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र जो बोल रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही निम्न स्तरीय प्रयोग किया वर्ड चोरी का। तो जो चोरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा राजद की एक प्रवक्ता जो महिला है उसने दोगलापंथी कहा। इस तरह की आपके जैसे कार्यक्रम में मुझे बहुत ही अशोभनीय लगा, निंदनीय लगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग गंभीर कार्यक्रमों में नहीं करना चाहिए। और ये लोग यदि ऐसा करते हैं तो इनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अखिलेश यादव जी, तो मुझे याद आता है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, टोटी चोर हैं। तो ये तो यही कहा गया, मैं नहीं कर रहा, तो ये तो टोटी उठा करके ले गए। जैसे ये दोगलापंथी की बात कर रही है राजनीतिक, वहाँ पे नहीं जाते हैं, इसी पे रहते हैं। चित्रा जी, मुझे दुख हुआ आपके कार्यक्रम में ऐसी घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब पहले ये सारी चीजें हुई, रिजर्वेशन का जहाँ तक विषय है, अमिताभ सिन्हा जी मुद्दों पे बात करिए। प्रवक्ता को क्या पता है कि जब वो नौकरी जो है जमीन के बदले देते हैं, आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सबों का नौकरी जो है वो इसके जमीन के बदले नौकरी। बताइए, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता आके कह रही है कि नहीं, वास्तविकता में रिजर्वेशन तो नौकरी जब वो दे रहे थे लोग जमीन के बदले, तो वहां पर क्या कोई रिजर्वेशन दे रहे थे वो लोग? मैं एक मिनट, अरे नाटकबाजी बंद करिए, ये आरजेडी की नाटकबाजी नहीं चलेगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी बारी में अब देश की उनकी बात खत्म होती है। कंचना जी आपके पास ही आऊंगी, ठीक है? नहीं, ये जो आशुतोष जी आ रही है, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। मैं बस खत्म कर रहा हूँ। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार देश को लूटने की कोशिश की है। यहाँ पर ये एक देश को एक्सपर्ट की जरूरत है, और उन एक्सपर्ट्स के लिए यदि लैटरल एंट्री आ रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो पूरी तरीके से कानूनी है। और यदि इनको कोई अड़चन दिख रही है तो ये संघ पे आरोप लगाएं या भाजपा पे आरोप लगाएं। इससे अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट जाए और उसको इवेलुएट करा लेना। यदि सुप्रीम कोर्ट ने माना तो ठीक, अरे तो यही तो मैं कह रहा हूँ। आप लोग सुप्रीम कोर्ट को आपको जेल भेजता है, सुप्रीम कोर्ट आपको जेल भेजता है। लालू यादव सजा याफ्ता है, जेल में जाने वाले नेता के प्रवक्ता हैं आप। जेल सजा याफ्ता नेता के प्रवक्ता हैं आप प्रवक्ता हैं एक जेल में गए हुए, जेल में बैठ के बीमार हुए एक नेता की। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं आप, इस व्यवस्था की, इस प्रावधान की सुप्रीम कोर्ट से आप समीक्षा करा लीजिए। मैं चित्रा जी आपके माध्यम से, आपके इस समाचार इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं देश को कि ये पूरी तरीके से लीगल प्रोविजंस हैं, इसमें कहीं से कोई गैरकानूनी काम नहीं हुआ है। जहां तक कि रिजर्वेशन की बात है, टू कंक्लूड, मैं खत्म करूंगा, रिजर्वेशन इनको वहां नहीं दिखता है जहां पर कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं है। जब कश्मीर में इनका शासन था, जब वहां पर यहाँ तक कि दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, उस वक्त इनको पेट में दर्द नहीं होता था। इनको अब पेट में दर्द होने लगा रिजर्वेशन के लिए। इनका दोगलापंथी है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैडम ने कहा था ना दोगलापंथी शब्द को लेकर आपने आपत्ति जताई, वही शब्द आप भी बोल रहे हैं अमिताभ जी। मुझे तो अफसोस है ना, मैं तो जवाबी कार्रवाई कर रहा हूँ। ये तो राइट टू सेल्फ डिफेंस है। चित्रा कंचना यादव जी, आपकी पार्टी जाएगी क्या सुप्रीम कोर्ट की? समीक्षा कर लीजिए मामले का। मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, इसी सवाल के साथ आपके पास भी आऊंगी। कंचना यादव, जाएगी आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट? और सही बात है, अगर सरकार पर जिन चीजों को लेकर भरोसा नहीं होता है, ऊपरी अदालत तो इसीलिए है ना, कोर्ट पर हम सब भरोसा करते हैं। एक सेकंड, अब नहीं चित्रा जी, डेफिनेटली हमारी सरकार जाए, हमारी पार्टी जाएगी। देश के जागरूक लोग। अजय जी, उनको बोलने दीजिए, आप ही के समर्थक हैं, आप ही के इंडिया गठबंधन की, उनको बोलने दीजिए। कंचना जी बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जब बिहार में हमने 65% आरक्षण बढ़ाया है, बीजेपी के जैसे समर्थक, जैसे वकील जो बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो है उसको रुकवाए, तो हम उसके लिए कोर्ट भी जा रहे हैं और गए भी, तो इसके लिए भी हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मेरी जमीन में आरक्षण था क्या? नौकरी के बदले जमीन में आरक्षण था? मन कर ताली बजाए और कुछ एक एक करके। अमिताभ जी को बोल लेने दीजिए, कंचना यादव जी को बोल लेने दीजिए। अमिताभ जी प्लीज, कंचना यादव जी को बोल लेने दीजिए। जमीन के बदले नौकरी में आरक्षण था
क्या? सीनियर आदमी है, थोड़ी आप चाहते हो आपकी इज्जत बची रहे तो सीनियर आदमी है, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। और मैं दूसरी देश बात, के लिए आप देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको जो इच्छा हो बोलिए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन में आरक्षण था क्या? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पहले एक प्रश्न था मेरे एक प्रश्न एक एक करके अमिताभ जी उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। कंचना यादव जी को बोल लेने दीजिए, ठीक है। तो चुप रहो, अगर चाहते हो इज्जत बची रहे तो आपको सुनना पड़ेगा। और जब 45 स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हो जो अभी लेटरल एंट्री से रिक्रूट हुआ, संगीत रागी जी और अमिताभ जी दोनों से सवाल है, दोनों 45 जो लोग हैं नाम बताएं, दोनों 45 लोगों का नाम बताया किस कैटेगरी स्पेशलिस्ट है। रेल में नौकरी के बदले जब जमीन लिया तो उसमें आरक्षण दिया था क्या? संगीत रागी आप भी नाम बताइए, संगीत रागी जी नाम बताइए। 45 स्पेशलिस्ट। आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। संगीत रागी जी वो बार बार आपका नाम ले रही हैं, अपनी बात कहिए, उसके बाद आशुतोष जी मैं आ रही हूँ आपके पास। संगीत जी यादव जी से, कंचना यादव जी से पूछिए ना कि इन्होंने जब नौकरी जमीन के बदले दिया था तो आरक्षण था या उसने? ठीक है कंचना जी। संगीत जी देखिए, अभी तक इसमें से किसी पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कौन सा व्यक्ति जो है वहां पर चला गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिदृश्य से या पृष्ठभूमि से रहने वाले व्यक्ति ज्वाइंट सेक्रेटरी में जाएं, ये कोई अपराध नहीं है। तीसरी बात देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन निकला है, जरा उस नोटिफिकेशन को भी पढ़ लीजिएगा। उसमें SC, ST, OBC से व्यक्ति यदि आता है तो वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। जरा इसको बढ़िया से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा एक बार गौर करके, तब जाकर के आकर के बात करना चाहिए। चौथी बात, जो पार्टी लालटेन और साइकिल पे हो, जो समाजवाद के नाम पर यादवी समाजवाद किया हो, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह जी ने यादवी समाजवाद किया, उनको यादव के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। बिहार के अंदर जो है वो लालू प्रसाद यादव को अपनी जाति के अलावा और कोई सूझता नहीं था। जब ऐसे समाजवाद और जो लालटेन और साइकिल के राज में हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि विशेषज्ञता की आवश्यकता क्या पड़ती है जब हम इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। आशुतोष जी को बोलने देते हैं। कंचना जी आशुतोष जी को बोलने दें। आशुतोष वर्मा जी। चित्रा जी देखिए, जो भी चीज बहस हो रही है वो एक बहुत तार्किक तरीके से हो तो समझ में आता है। सवाल किस बात पे? सवाल भारतीय जनता पार्टी की नीयत के ऊपर है। लेटरल एंट्री पहले भी हुई, उसके बाद इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे, लेटरल एंट्री के पद पे थे, बाल बोल मनटेक सिंह अहलूवालिया थे, लेकिन वो तदर्थ था, वो कोई परमानेंट नहीं था। जिस तरीके से ये भी परमानेंट नहीं है सर, उठते थे, ये भी परमानेंट नहीं है मित्र। मेरी बात भाई चिल्लाइए नहीं दोनों लोग, मेरी बात आशुतोष जी को बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए फिर। ठीक है, ये भी परमानेंट नहीं है 3 साल के लिए। ठीक है, आशुतोष जी को बोलने दीजिए। कंचना जी वो आप ही के सहयोगी आशुतोष वर्मा जी का समय। अमिताभ जी, एक मिनट। अरे भाई अमिताभ जी, आप जितने अकलमंद है उतने सब अकलमंद हैं, ठीक है, इसलिए मत बोलिए। हमको पता है कि 3 साल का है, 2 साल का एक्सटेंशन है। सत्यप्रकाश जी, प्लीज आशुतोष जी की बात हो जाए वरना समय चला जाएगा। प्लीज उनको पूरा करना। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। ये परमानेंट तब भी नहीं थी, परमानेंट अब भी है। अब इस सरकार के ऊपर क्यों उंगली उठ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है तब से लेटरल एंट्री के जरिए हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 4% आरक्षण देके झुंझुना पटाना हो, या फिर PSUs को प्राइवेटाइजेशन देना हो, ये इसी सरकारों में हुआ है। और जब ऐसी सरकारें आती हैं तो देश में जो पिछड़े वर्ग है, वंचित वर्ग है, तो इनके ऊपर उंगली उठाएंगे। आज के दिन में आज तक की सरकारों में आपकी नीयत के ऊपर उंगली है। आप डिफेंड करो, अच्छा है आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, आप डिफेंड करते रहो। हम तो यही चाहते हैं आप डिफेंड करते रहो अपनी गलतियों के लिए, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो कि आपके रहते हुए इस देश में पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय हुआ है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 69,000 भर्ती को लीगलाइज कर रहे हैं, और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कह रहे हैं कि हमको गलती हुई है। 69,000 भर्ती में आपने 3.5% आपने आरक्षण दिया है। ये हंसने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप संघ के द्वारा कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। और अभी 2024 में आपको दिख रहा है, अब 2027 में दिखेगा, 26 में दिखेगा।
जब तक हम आपको यहाँ से जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे और इस देश की जनता उखाड़ नहीं फेंकेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सत्य प्रकाश जी। चित्रा जी, विशेषज्ञों की जरूरत है, लेकिन समाजवादी पार्टी, राजद और कांग्रेस को इस बात का बिल्कुल नैतिक अधिकार नहीं है पूछने का कि जिनकी पार्टी ने आजम खान को एक यूनिवर्सिटी का आमरण वाइस चांसलर और चांसलर बना के रखा, तो उनका नैतिक अधिकार तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने भाई भतीजावाद का परिचय देते हुए तमाम सरकारों में भरा हुआ था लेटरल एंट्री। ये तो कुछ पद मैंने बताए हैं जो कि सेक्रेटरी लेवल तक गए, अभी तो ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक पद की भर्ती की बात आई है। इस पे हाय तौबा वो इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि वो ये पाप करके आए थे। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो लेटरल एंट्री से कितने लोगों को रेलवे में पद दिया, इस बात की चर्चा। ठीक है, इस बात की चर्चा क्या होगी आगे, इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। अब आगे इसको लेकर कैसे बढ़ेगी सरकार और विपक्ष कितना होगा हमलावर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।